नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ पहली चोट नॉवल का पार्ट 14। इसके बाकी के 13 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पहली चोट नॉवल का 14वां पार्ट। मारे को का एतराज होवे, हम तो पेट भरो के खा भी ले और बिलो भी दे दो। क्यों छोरे, अब भी चलो का, कहते हुए बांकेलाल राठौर खड़ा हो गया। ओके बाप, अपन रेडी होएला। रुस्तम राव भी खड़ा हो गया। मोना चौधरी और पारसनाथ की नज़रें मिली। मुझे काम है, पारसनाथ ने सपाट स्वर में कहा। मैं साथ नहीं चल पाऊंगा। मामूली काम है पारसनाथ, मोना चौधरी मुस्कुराकर लापरवाही से कह उठी। तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है। थारो पासो तो कारो तो होवे। हाँ, हम थारी कारों में ही जाओ। चलो चलो, चावला की गर्दनों तो ईप पकड़ो हम। जगमोहन और सोहनलाल मोना चौधरी को भीतर जाते देख चुके थे। उन्होंने अपनी जगह छोड़ी और कुछ दूर खड़ी कार के साथ तैयार हो गए कि मोना चौधरी बाहर आए और वो उसके पीछे जाकर ठिकाना देखे। तुम्हारा ख्याल ठीक निकला कि बांके और रुस्तम राव को रेस्टोरेंट में बार बार आता देखकर पारसनाथ इस बात की खबर अवश्य मोना चौधरी को देगा और मोना चौधरी आएगी, या फिर पारसनाथ मोना चौधरी को खबर देने उसके पास जाएगा और पीछा करके हम मोना चौधरी का ठिकाना जान लेंगे। सोहनलाल बोला। दोनों की निगाहें रेस्टोरेंट पर ही थी। अब तक का काम तो सोचों के मुताबिक ही हुआ है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। सब कुछ ठीक तो तब रहेगा जब आगे का काम भी हमारी सोचों के मुताबिक हो जाए। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होगा। सोहनलाल बेचैन सा हुआ। शायद हम मोना चौधरी को खत्म ना कर सकें, शायद कर भी दें। जगमोहन का स्वर सख्त हो गया। हम चार उसे अकेला घेरेंगे। ऐसे में मोना चौधरी के लिए अपना बचाव करना कठिन हो जाएगा। सोहनलाल कुछ न कह सका। चेहरे पर व्याकुलता के भाव उभरे रहे। बांकेलाल और रुस्तम राव मोना चौधरी के साथ बाहर निकलेंगे या अकेले, एकाएक सोहनलाल ने पूछा। विश्वास के साथ कुछ नहीं कह सकता, जगमोहन गंभीर था। योजना के मुताबिक दोनों की पहली कोशिश यही होगी कि किसी तरह मोना चौधरी को बातों में लेकर उसके साथ ही बाहर आए। अगर वो अपनी इस कोशिश में कामयाब ना हो सके तो हम उसे किसी और रात ही खत्म करने की चेष्टा करेंगे। मेरे ख्याल में मोना चौधरी को इतनी आसानी से नहीं घेरा जा सकता। सोहनलाल ने जगमोहन को देखा। जगमोहन के होंठ भिज गए। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगा ली। कुछ देर के लिए उनके बीच बातों का सिलसिला रुक गया। ये भी हो सकता है कि मोना चौधरी और पारसनाथ उन पर शक खाकर उन्हें पकड़कर कैद कर लें और हम यहीं खड़े उनके बाहर निकलने का इंतजार करते रहें। सोहनलाल ने कहा। इतना आसान नहीं है उन दोनों पर काबू पाना। रेस्टोरेंट में बहुत लोग आ जा रहे हैं। ऐसे में पारसनाथ अपने रेस्टोरेंट में गड़बड़ नहीं होने देगा। ऐसा कुछ हुआ तो भीतर वाले शोर शराबे का हमें फौरन एहसास हो जाएगा। कहते कहते जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। वो बाहर आ रहे हैं। मोना चौधरी भी साथ है। सोहनलाल, दोनों एकाएक सतर्क हो गए। उनके देखते ही देखते मोना चौधरी के साथ वे पार्किंग में खड़ी उस कार में बैठे जिस कार में मोना चौधरी यहाँ पहुंची थी। कार होटल के पार्किंग से निकलकर सड़क पर पहुंची और आगे बढ़ती चली गई। जगमोहन कार स्टार्ट कर चुका था। उसने कार आगे बढ़ाई और पीछा जारी हो गया। हो सकता है हम कुछ ही देर में मोना चौधरी की हत्या करने में सफल हो जाएं, सोहनलाल ने धीमे स्वर में कहा। शायद, जगमोहन गंभीर था। वे दोनों कहाँ कार रुकवाएंगे? ऐसी जगह जहां मोना चौधरी को खत्म किया जा सके। कहते हुए जगमोहन के दांत भिसते चले गए। जब मोना चौधरी बांकेलाल राठौर और रुस्तम राव के साथ शीशे का द्वार धकेल कर रेस्टोरेंट से बाहर निकली तो पारसनाथ फौरन शीशे के दरवाजे के पास पहुंचकर बाहर देखने लगा। इस बीच उसने बाहर निकलने की चेष्टा नहीं की। हाव भाव सामान्य थे, परंतु आंखों में सख्ती भर चुकी थी। पारसनाथ ने मोना चौधरी की कार बाहर जाते देखी। इसके साथ ही पारसनाथ की कठोर नजरें हर तरफ फिरने लगी। तभी उसे कुछ दूर खड़ी कार आगे बढ़ती दिखाई दी। जब वो कार ठीक सामने सड़क से निकली तो उसने साफ तौर पर ड्राइविंग सीट पर बैठे जगमोहन को देखा। पारसनाथ का एक हाथ अपने खुरदरे चेहरे पर पहुंचा और दूसरे हाथ से उसने जेब में पड़ी रिवॉल्वर को टटोला। इसके साथ ही शीशे का दरवाजा धकेल कर बाहर निकला और पार्किंग में खड़ी अपनी कार की तरफ दौड़ पड़ा। खाली सा रास्ता देखकर मोना चौधरी के बगल में बैठे बांकेलाल राठौर ने फुर्ती के साथ रिवॉल्वर निकाली और मोना चौधरी की कमर में लगा दी। मोना चौधरी के होठ सिकुड़े, चेहरे पर हल्की सी कठोरता उभरी।
यो मारी रिवॉल्वर होवे मोना चौधरी। बांकेलाल राठौर की आवाज़ सख्त थी। अमेरिका में बनी हो यो रिवॉल्वर, पूरे 1.5 लाख में खरीदो हो इसको। इसो में बढ़िया बात तो यो हुए कि इसो की गोली जिसो के जिस्म के भीतरों बढ़ो वो ना बचो, मारो निशानों भी बढ़िया हो वो। मैं जानती थी कि तुम लोग ऐसी ही कोई हरकत करोगे। मोना चौधरी शब्दों को चबाकर कह उठी। मालूम होवे तब भी मारे साथ आयो तुम? हाँ, ये जानने के लिए आना पड़ा कि आखिर पारसनाथ के रेस्टोरेंट में बार बार आकर मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हो कि मैं कहाँ रहती हूँ, मेरे से क्या चाहिए तुम्हें? पारसनाथ से सीधे सीधे तुम लोगों का वास्ता तो हो ही नहीं सकता था। हमको थारी जान चाहिए मोना चौधरी। क्यों? पीछे बैठे रुस्तम राव ने अपने हाथ में दबी रिवॉल्वर मोना चौधरी की गर्दन से लगाई, फिर हटा ली। ये अपन का रिवॉल्वर होएला, महंगा नहीं होएला मोना चौधरी, पर काम बढ़िया करेला। मैंने पूछा है तुम मेरी जान क्यों ले लेना चाहते हो? मोना चौधरी के कठोर स्वर में ठहराव था। हम लोगों में ऐसी कोई बात नहीं हुई कि तुम लोगों को सीधे सीधे मेरी जान लेने के लिए मुंबई से दिल्ली आना पड़े। ऐसा बात होएला कि अपन लोगों को दिल्ली का रास्ता देखना पड़ेला। क्या हुआ बता दे छोरे, बाप के होते हुए अपन नहीं कहला। ठीक हो, हम ही बतायो। बांकेलाल राठौर मोना चौधरी की कमर से रिवॉल्वर की नाल सटाए बेहद सतर्क था। मोना चौधरी सामान्य गति से कार ड्राइव कर रही थी। कुछ दिनों पहले देवराज चौहान भारी मुसीबत में फंसो हो, तब उसको बचाने वालों ने उससे वायदो लियो कि वो उसी को काम करो। ये तो बादों में मालूम हो कि वो चाहो थारा मर्डर हो जाए। देवराज चौहान धर्म संकटों में फंस गयो। बिना वजह देवराज चौहान थारो सामने ना पड़ना चाहो, उधर वादों भी एडवांस में कर दो। यो तो उसको बादों में मालूम पड़ो कि उसको की जानो बचानो वालो धारी जान लेने के वास्ते कहो। समझी? मोना चौधरी भीचे स्वर में बोली। तो इसलिए तुम लोग मेरी जान बीच में क्यों टोकेला बाप? स्टोरी अभी आगे बढ़ेला, रुस्तम राव ने कहा। आगे कहेला बाप, बात यहाँ तक हो वो तो सब कुछ चलो हो, पर पेशीराम बीचों में आयो। और पेशीराम? मोना चौधरी के होंठों से निकला। देवराज चौहान ही बतायो कि पेशीराम बीचों में आयो, और देवराज चौहान को बोलो कि 2 महीना मोना चौधरी से झगड़ो ना करो, नहीं तो उसो की जानो चली जाओ। देवराज चौहान बोलो कि जानो जाने के डरों से हम ना रुको, बहुत रोको उसो को, पर वो तो थारे को वड़ने के वास्ते दिल्ली भाग आयो। अब हम सब सोचो कि देवराज चौहान थारे सामने पड़ो तो उसो की लाइफ बच जाओ। इस वास्ते हम पारसनाथ के रेस्टोरेंट में जाकर थारों को ढूंढो कि तने खत्म कर दो और देवराज चौहान बच जाओ। समझो मारी बातों को कि ना ही? बहुत अच्छी तरह समझ गई। मोना चौधरी शब्दों को चबाकर बोली। तो देवराज चौहान मेरी जान लेने के लिए दिल्ली आया हुआ है। ठीक हो, पर मारे को नहीं मालूम होवे वो किधर ठहरो हो। बांकेलाल राठौर की आवाज़ में सख्ती आ गई। यूँ सड़कों सुनसान होवे, तम अपनी मौत की जगह ढूंढो बढ़िया सी, देर ना लगायो। हम तो थारे को कारों में भी शूट करके रेडी होवो। रुस्तम राव ने पुनः अपनी रिवॉल्वर मोना चौधरी की गर्दन से लगा दी। मोना चौधरी की होंठ भींचे हुए थे, चेहरे पर कठोरता फैली हुई थी, आंखें सुलग रही थी। बाप, रुस्तम राव कह उठा, इसके पास तमंचा होएला। छोरे हम तो हिल्लो ना, तम ही हाथ मारो हो, ध्यान रखियो छोरो, इबत थोड़ी थोड़ी जवान होए हो, तमंचा जब निकालो हो तो मोना चौधरी से शरारत मत कर ले हो। क्या बात करेला बाप, अपन सरी बच्चा होएला, सबों तक सरी बच्चा होएला, जब तक मौका ना मिल लो हो। रुस्तम राव ने पीछे वाली सीट पर रहकर ही मोना चौधरी की तलाशी ली और उसके कपड़ों में फंसी रिवॉल्वर निकालकर अपने कब्जे में कर ली। थारे को डर तो लागो हो मरनों से? नहीं, मोना चौधरी भीचे स्वर में बोली, क्योंकि मुझे मालूम है मैं नहीं मरूंगी। सुनो हो छोरो, का बोलो हो मोना चौधरी? सुनेला बाप, इसकी बात की केयर नहीं करेला, मरने से पहले सब ऐसे ही बोला। रोको कार को। बांकेलाल राठौर के रिवॉल्वर का दबाव कमर पर बढ़ गया। ये जो कच्चो रास्तों बीच में जावे उधर कोई कार को मोड़ो हो। मोना चौधरी ने फौरन ब्रेक मारे, कार को बांकेलाल राठौर के कहे अनुसार उसी कच्चे रास्ते पर ले लिया। ये और भी सुनसान जगह थी, दिल्ली के रिज रोड का एरिया था, जहाँ झाड़ियाँ, पेड़ और पहाड़ी पत्थर नजर आ रहे थे। इंसान तो क्या, इधर जानवर की मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा था। यहाँ गोली भी चले तो उसकी आवाज़ शायद ही दूर मौजूद कोई महसूस कर सके। छोरी, यो जगह तो फिट होवे, तैयार हो वड़ने के वास्ते? एकदम रेडी होएला बाप। जालिम छोकरे की आवाज़ अब किसी दरिंदे की तरह लग रही थी। तुमसे पूछो हम, मोना चौधरी को तो हम ही वड़ो हो, खोपड़ी में गोली मारोगे। रोको ये पे। मोना चौधरी ने कार रोक दी। बाहर निकलो। बांकेलाल राठौर ने कमर में लगी रिवॉल्वर का दबाव बढ़ाया। छोरे। रुस्तम राव बाहर निकला और मोना चौधरी से रिवॉल्वर सटा दी। मोना चौधरी ने रुस्तम राव को देखा, फिर खतरनाक ढंग से मुस्कुरा पड़ी। बाप, ये तो अपन को पटाएला, इसको आखिरी हथियार होवे हुसड़ों के बाणों से फायर करने का। मोना चौधरी बाहर निकली और दोनों बाहें उठाकर अंगड़ाई ली।
बांकेलाल राठौर अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर आ चुका था। हाथ में दबी रिवॉल्वर का रुख मोना चौधरी की ही तरफ था। चेहरे पर मौत के भाव थे। छोरे, बांकेलाल राठौर वैसे स्वर में कह उठा, तम देखो हम कैसे वड़ो मोना चौधरी को। अपन देखेला बाप। रुस्तम राव रिवॉल्वर थामे सावधानी से 4 कदम पीछे हट गया। जगमोहन और सोहनलाल के आने का इंतजार नहीं करोगे? मोना चौधरी ने तीखे स्वर में कहा। अपनी आंखों के सामने वो मुझे मरता देखेंगे तो उन्हें बहुत शांति मिलेगी। बांकेलाल राठौर और रुस्तम राव की नजरें मिली। छोरे, बांकेलाल राठौर का हाथ मूंछ पर पहुंच गया। यो तो सबो कुछ जानो हो बाप। पक्का वो पारसनाथ ही से ये बात बताएला। वो जानेला कि दोनों रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होएला। इसे को सब कुछ मालूम होवे, फिर अभी यो मारे साथ मारनो वास्तो आ गए हो। जिसका वक्त आएला वो पक्का करेला। तभी इंजन की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। देखते ही देखते कार पास आकर रुकी और जगमोहन सोहनलाल बाहर निकले। ठीक वक्त पर आएला बाप। मोना चौधरी अभी सूट होने को जाएला। जगमोहन ने दांत भींचकर मोना चौधरी को देखा। हेलो जगमोहन। मोना चौधरी जहर भरे ढंग से मुस्कुराई। इस बार बिना वजह मुझे घेरा गया है। वजह है, जगमोहन ने कठोर स्वर में कहा। तुम सुन चुकी हूँ वजह बांके से। अगर तुम्हारी जान नहीं ली गई तो देवराज चौहान को मरना पड़ेगा। जगमोहन ने खतरनाक स्वर में कहा। पेशीराम ने यह बात कही है तो यकीनन सच होगी। मोना चौधरी उसी मुस्कान के साथ कह उठी। उसकी बात कभी भी गलत नहीं होती। उसने मेरी मौत के बारे में तो कुछ नहीं कहा। नहीं तो फिर तुम लोग मेरी जान कैसे ले सकते हो? मुझे नहीं मार सकते। अगर मेरी मौत आई होती तो पेशीराम इस बारे में भी तुम लोगों से या फिर मुझसे जिक्र अवश्य करता। इसका मतलब है तुम्हें विश्वास है कि तुम बच जाओगी। जगमोहन गुर्रा उठा। तुम लोगों की बातें सुनकर तो ऐसा ही लगता है। मोना चौधरी ने कड़वे स्वर में कहा। एकदम फारे को वड़ो हो। बांकेलाल राठौर ने दरिंदगी से कहा। बाद में हम पेशीराम को बतायो कि थारे को हम गोली मारोगे वड़ो हो। कहने के साथ ही बांकेलाल राठौर ने रिवॉल्वर सीधी की। पारसनाथ को नहीं दिखाओगे मेरी मौत? पारसनाथ? बांकेलाल राठौर के होठों से निकला। वो तो रेस्टोरेंट में हो। वो यहाँ है। उसके हाथ में दबी रिवॉल्वर तुम लोगों की तरफ है। तुम लोग तो मुझ पर बाद में गोली चलाओगे। वो पहले ही तुम चारों में से कम 2 को तो शूट कर ही देगा। मोना चौधरी का जहरीला सर सख्त और दृढ़ था। मोना चौधरी के शब्दों के साथ ही सबकी गर्दनें फुर्ती के साथ इधर उधर घूमी। यही वो पल थे कि मोना चौधरी चंद कदम गोली की सी रफ्तार से दौड़ी और फिर झाड़ियों के ढेर में किसी चीते की तरह छलांग लगा दी। अब वो उन लोगों की नज़रों से ओझल हो चुकी थी। अभी वो ठीक से सांस भी नहीं ले पाई थी। ये एक साथ कई फायर हुए। गोलियां उसके दाएं बाएं झाड़ियों में आई। एक गोली उसके कंधे से रगड़ खाती हुई जमीन में जा धसी थी। इससे पहले कि पुनः गोलियां आती वो बिल्ली की भांति दौड़ी। चंद कदमों के फासले पर मौजूद पेड़ के तने की ओट में हो गई। जिधर झाड़ियां थी गोलियां उधर पुनः आई, परंतु मोना चौधरी तो इधर तने की ओट में थी। घुटना मोड़कर उसने पैर ऊपर किया और जूतों में फंसा रखा चाकू निकालकर उसे खोला। 4 इंच लंबे फल की धार दोनों तरफ ही थी। मोना चौधरी के चेहरे पर मौत के भाव नाच रहे थे। आंखें अंगारों की तरह हो रही थी। उसका पूरा जिस्म वैसी तनाव से भर चुका था। उसे उन चारों में से किसी की आहट का इंतजार था। वो जानती थी कि उसका फेंका चाकू 4 में से 1 को पक्का खत्म कर देगा, लेकिन बाकी बचे तीनों के साथ उसे जमकर मुकाबला करना पड़ेगा। तभी पारसनाथ की सपाट कठोर आवाज़ वहां गूंजी। कोई गोली नहीं चलाएगा। रुस्तम राव मेरी रिवॉल्वर पर है। वो मारा जाएगा। गहरी खामोशी छा गई थी इन शब्दों के साथ। जगमोहन, पारसनाथ की आवाज़ पुनः आई। हाँ, मेरी बात के जवाब में क्या कहते हो? कुछ चुप्पी के बाद जगमोहन का सख्त स्वर मोना चौधरी ने भी सुना। कोई फायर ना करे। पारसनाथ ने रुस्तम राव को कवर कर रखा है। पारसनाथ, बांकेलाल राठौर का क्रोध से भरा स्वर वहां गूंजा। मारे छोरे का एक और बालों भी टूटा तो थारे को वड़कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और अगर मोना चौधरी को कुछ हुआ होगा तो मैं तुम चारों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। पारसनाथ का सपाट स्वर खतरनाक भाव लिए हुए था। चारों मिलकर एक को घेरते हो? मारी मर्जी। थारे को हम नामत लागो तो मंजूर हो गए मन ने ये बात। तभी पारसनाथ का ऊंचा स्वर वहां गूंजा। मोना चौधरी। हाँ, जवाब में तने की ओट में खड़ी मोना चौधरी जोर से बोली। बाहर आ जाओ। मेरे पास रिवॉल्वर नहीं है। ये लोग कभी भी मेरा निशाना ले सकते हैं, मोना चौधरी ने कहा। जगमोहन, पारसनाथ का स्वर सुनाई दिया। मोना चौधरी को रिवॉल्वर दो। कैसे दूं? वो तो जिस दिशा से मोना चौधरी की आवाज़ आ रही है उधर रिवॉल्वर फेंक दो। पारसनाथ के इन शब्द के कुछ पलों बाद ही मोना चौधरी से चंद कदमों की दूरी पर मध्यम सी आवाज़ के साथ रिवॉल्वर आ गिरी। मोना चौधरी फौरन आगे बढ़ी और रिवॉल्वर उठाकर उसे चेक किया। वो भरी हुई थी। रिवॉल्वर मिल गई मोना चौधरी? पारसनाथ का स्वर सुनाई दिया। हाँ, मोना चौधरी ने ऊंचे स्वर में कहा। निश्चिंत होकर सामने आ जाओ।
अगर ये तुम्हारा निशाना लेने की कोशिश करेंगे तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। तुम सब भी ये बात अच्छी तरह से सुन लो। रिवॉल्वर थामे मोना चौधरी सावधानी से आगे बढ़ने लगी। सबने मोना चौधरी को देखा। मोना चौधरी ने सबको, हर कोई सावधान था। जगमोहन के अलावा सबके हाथों में रिवॉल्वरें थीं। सब खा जाने वाली निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। तनाव से भरा माहौल था इस वक्त। पारसनाथ और रुस्तम राव नजर नहीं आ रहे थे। छोरे, मोना चौधरी को घूरते बांकेलाल राठौर ने कठोर स्वर में पुकारा। बाप। कुछ कदम दूरी से झाड़ियों के पीछे से आवाज आई। मोना चौधरी तो मारे सामने हो गए। वर्दू क्या? बाप, बच्चे की जान जायला। बांकेलाल राठौर दांत भींचे मोना चौधरी को देखने लगा। मोना चौधरी की निगाह जगमोहन पर जा टिकी। अब तुम लोग मेरी जान लेने की कोशिश नहीं कर सकते। मोना चौधरी शब्दों को चबाकर कह उठी। किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गई, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। लेकिन तुम या पारसनाथ भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ कोई भी नहीं बचेगा। यही बात मैं तुमसे कहने वाली थी, मोना चौधरी कठोर स्वर में कह उठी। लेकिन तुम लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की है, वो बहुत ही गलत रही। ऐसा करके तुम लोगों ने नए मामले की शुरुआत कर दी है। मामला तो शुरू होना ही था। हम करते शुरू या देवराज चौहान, जगमोहन ने सख्त स्वर में कहा। वो तुम तक कभी भी पहुंच सकता है और हम उसके साथ हैं। यह बहुत अच्छा रहा कि इस बाबत की जानकारी मुझे पहले हो गई। सोहनलाल ने गोली वाले सिगरेट सुलगाकर कश लिया। वो गंभीर था। एक बात याद रखना मोना चौधरी, जगमोहन मौत भरे स्वर में कह उठा। अगर पेशीराम की बात सच हो गई, तुम्हारे साथ झगड़े में देवराज चौहान की जान चली गई तो बचोगी तुम भी नहीं। तब हमारी जिंदगी का वही एक लक्ष्य होगा और वो लक्ष्य तुम्हारी मौत पर जाकर ही खत्म होगा। मुझे मौत का डर मत दिखाओ जगमोहन, मोना चौधरी गुर्रा उठी। तुम तो तोप हो वो, थारों को डर क्यों लागो हो? ये झगड़ा खत्म नहीं हो सकता, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। खत्म? मोना चौधरी का स्वर तीखा हो गया। अभी तो तुम लोग मेरी जान लेने जा रहे थे और अब झगड़ा खत्म करने को कह रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम सही कह रहे हो? उधर देवराज चौहान मेरी जान लेने के लिए दिल्ली आ चुका है। अच्छा हुआ जो आ गया। कभी तो हार जीत का फैसला होना ही था, इस बार हो जाएगा। सोहनलाल कुछ कहने लगा कि पारसनाथ की आवाज़ आई। यहाँ से निकल जाओ मोना चौधरी। मोना चौधरी ने होंठ भींचे सबको देखा, फिर दांत भींचे कह उठी। हम लोग अब जल्दी मिलेंगे। इसके साथ ही मोना चौधरी अपनी कार की तरफ बढ़ी। रुस्तम राव को छोड़ दो पारसनाथ, जगमोहन सख्त स्वर में कह उठा। मोना चौधरी को यहाँ से चले जाने दो। देखते देखते मोना चौधरी कार में बैठी, इंजन स्टार्ट किया, जैसे तैसे बैक किया और सबको चुपती निगाहों से देखते हुए कार को सड़क की तरफ लेती चली गई। कुछ ही पलों में कार के इंजन की आवाज़ आनी बंद हो गई। रुस्तम राव को छोड़ो, जगमोहन ने पुनः कहा। मेरी कार सड़क पर खड़ी है, पारसनाथ की आवाज़ आई। रुस्तम राव मेरे साथ सड़क तक जाएगा, वहाँ से मैं अपनी कार लेकर चला जाऊँगा। मारो बात सुन रहे हो, हम थारा रेस्टोरेंट जानो हो, थारो ऊपर वालों ठिकानो जानो हो। छोरे को बाड़ो बितेड़ो हो तो थारो खैर नहीं, वर दूंगा। तारी मोना चौधरी भी थारे को ना बचाए सको। ऐसा कुछ नहीं होगा, पारसनाथ का सपाट स्वर सुनाई दिया। झगड़े का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं रुस्तम राव को लेकर सड़क की तरफ जा रहा हूँ। तुम में से किसी ने भी उस तरफ आने की कोशिश की तो बात खराब हो सकती है। तुम जाओ, जगमोहन ने कहा। हम यहीं खड़े हैं। फिर पारसनाथ और रुस्तम राव के पैरों की आहटें सुनाई दी। वो सड़क की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ मिनट के बाद कार स्टार्ट होने और जाने की आवाज़ सुनाई दी। बाप, रुस्तम राव का सड़क से आता स्वर कानों में पड़ा। वो जायला। तीनों सड़क की तरफ बढ़ गए। मोना चौधरी बच निकली थी। वो जानते थे कि ये गलत हुआ। झगड़े की बुनियाद गहरी हो गई थी। इसके साथ ही मोना चौधरी जान चुकी थी कि उसे शूट करने के लिए देवराज चौहान दिल्ली में आ चुका है। मोना चौधरी के मस्तिष्क में सिर्फ देवराज चौहान ही था कि वो उसकी हत्या करने के लिए दिल्ली में आ चुका है। उसे इस बात का पूरी तरह एहसास था कि देवराज चौहान से मुकाबला करना लोहे के चने चबाना है। लेकिन ये बात जानने के बाद उसे राहत सी मिली थी कि पेशीराम ने देवराज चौहान से पहले ही कह दिया था कि मोना चौधरी के साथ हुए झगड़े में इस बार देवराज चौहान की जान जाएगी। परंतु इसका ये मतलब नहीं कि वो लापरवाह हो गई थी। वापस फ्लैट पर लौटते समय सतर्क थी वो। जगमोहन ने उसकी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जाने बाद में क्या होना था, ये तो पारसनाथ के आने की वजह से बात रुक गई थी। मोना चौधरी समझ चुकी थी कि अब उसे कदम कदम पर सतर्क रहना है। देवराज चौहान कभी भी किसी भी रूप में उसके करीब आ सकता था। अपार्टमेंट की पार्किंग में अपनी कार को छोड़कर वो अपने फ्लैट पर पहुंची। ये विचार बार बार उसके मस्तिष्क में टकराने लगा कि देवराज चौहान उसके फ्लैट में भी मौजूद हो सकता है। देवराज चौहान को इस फ्लैट के बारे में नहीं मालूम, लेकिन अपने किसी सोर्स से मालूम कर सकता है उसके फ्लैट के बारे में। तभी उसे नंदराम सकलानी नजर आया।
जिसने कि अभी अभी दरवाज़ा खोलकर आदत के मुताबिक मुंडी को थोड़ी सी बाहर निकालकर इधर उधर देखा था। मोना चौधरी को आता पाकर पूरा दरवाज़ा खोलकर दरवाजे की चौखट पर खड़ा हुआ और दांत फाड़कर कह उठा, मुन्ना डार्लिंग, बहुत टेम्पर आए नहीं। बियर वियर मारने का मन हो रहा था, फ्रिज में लगा बियर चिल्ड हुआ पड़ा है नहीं, अंदर आ जा बड़ी, मारते हैं। मोना चौधरी उसके पास पहुंचकर ठिठक चुकी थी। नंदराम जी, मोना चौधरी मीठे स्वर में कह उठी। आह, नंदराम छाती पर हाथ रखकर गहरी सांस लेकर कह उठा, साईं तेरे को कितनी बार कहानी नंद डार्लिंग बोला कर बड़ी, बहुत अच्छा लगेगा। नंद डार्लिंग, आह, इतने में ही काम हो गया नहीं। नंदराम ने दूसरा हाथ भी छाती पर रख दिया। बियर वियर अब कल मारेगा नहीं, मेरा एक काम तो कर दो। एक क्या 50 काम बोलनी। आह, मोना चौधरी ने चाबी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। ये मेरे फ्लैट की चाबी है, लॉक खोलकर फ्लैट के भीतर हो आओ। ऐसा क्यों करूँ नहीं, देखना कोई भीतर तो नहीं है, किसी ने आना था बड़ी। मालूम नहीं, तुम देखो जाकर, छोटा सा काम है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। साईं, मैंने कब मना किया नहीं। कहते हुए चाबी लेकर नंदराम उसके फ्लैट के पास पहुंचा और लॉक खोलकर पल्ला धकेलते हुए भीतर प्रवेश करता चला गया। मोना चौधरी वहीं खड़ी रही। कपड़ों में छिपी रिवॉल्वर पलक झपकते ही उसके हाथों में आ जाती अगर कोई गड़बड़ होती। देवराज चौहान से वास्ता रखता था ये मामला, और देवराज चौहान के प्रति लापरवाह होना अपनी मौत को दावत देना था, जानती थी वो। तो दोस्तों, ये था पहली चोट नॉवल का 14वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।